हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1, जो कि हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा सॉल्विंग नहीं है, ये हमारा थियोरेटिकल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोगों को थियोरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हमको बेसिक जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको अगर बेसिक नहीं पता रहेगा तो फिर आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलिए गाइज, सबसे पहले तो देखते हैं हमारे बेसिक्स के तरफ। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और साथ ही साथ उसका कन्वर्स क्या होता है, इफ देन क्या होता है। अगर ये आपको पता नहीं रहा तो फिर आप ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी छुड़ा ही नहीं सकते। और आपको लॉजिक बहुत ज्यादा क्लियर चाहिए यहाँ पे। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो फिर भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम जाएगा, आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या बोले यहाँ पे हमको। सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स देखेंगे। अब देखिए गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो क्या बोले, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटन इन इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट मेरा इफ या इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब इफ देन के फॉर्म में कैसे, तो जैसे मैंने अगर बोला कि If the quadrilateral is a parallelogram, then opposite sides are congruent। मतलब अगर मेरा कोई quadrilateral parallelogram है तो उसके opposite sides क्या रहते हैं, congruent रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कौन से यूज किया, if और then का यूज किया। यहाँ पे देखिए मैंने बोला if अगर quadrilateral पैरेललोग्राम है, मतलब if quadrilateral is parallelogram, then तो फिर क्या हो जाएगा, देन अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर उसका अपोजिट साइड्स मेरे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट डाला कि अगर वो पैरेललोग्राम रहा तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट होगा उसके अपोजिट साइड। तो ये मेरे क्या डाला यहाँ पे, कंडीशन डाला। तो इसी वजह से ऐसे टाइप के इफ देन वाले स्टेटमेंट रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। आप लोग को इनिशियली लग रहा होगा कि ये कहाँ हम लोग इंग्लिश में घुस गए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट ही कुछ ऐसा है, इसी वजह से हमको देखना पड़ेगा। चलिए गाइस, क्या बोले देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर है, जो भी स्टेटमेंट हमारा इफ देन के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द पार्ट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड कंसिक्वेंट। मतलब जो पार्ट मेरा इफ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो पार्ट मेरा देन फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट कहते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे देखिए मैंने इफ वाला पोर्शन क्या है, मेरा क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो वो मेरा क्या है, एंटीसीडेंट है। देन द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो वहां पे मेरा देन वाला पोर्शन क्या है कि उसका अपोजिट साइड्स मेरे क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। वो मेरा क्या है, देन वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, कंसिक्वेंट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ देन वाला फॉर्मेट जो होता है ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जिसमें इफ वाला पोर्शन मेरा क्या रहता है, एंटीसीडेंट, और देन वाला पोर्शन मेरा क्या होता है, कंसिक्वेंट। एकदम अच्छे से याद रखिए इसको। अब देखिए क्या बोलिए यहाँ पे, इफ द एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट इज इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट आर कॉल्ड कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अगर मैंने एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट इन दोनों पोर्शन को अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब एंटीसीडेंट की जगह कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंट की जगह एंटीसीडेंट, तो फिर जो मेरा नया स्टेटमेंट बनता है वो मेरा क्या होता है, कन्वर्स होता है अपने पुराने स्टेटमेंट का। जैसे मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो फिर उसका अपोजिट साइड मेरा क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इफ देन, अब यहाँ पे इफ वाला पोर्शन क्या था, अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, और देन वाला पोर्शन क्या था, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। उसका देखिए अगर मैंने उल्टा बोला, मतलब कन्वर्स बोला, तो यहाँ पे मेरा देन वाला पोर्शन क्या था, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, और मेरा इफ वाला पोर्शन क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो अगर उल्टा कर दिया तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, इफ वाला पोर्शन होगा अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट और देन वाला पोर्शन होगा मेरा क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो फिर हम बोलेंगे if opposite side of quadrilateral are congruent then the quadrilateral is a parallelogram। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, if वाले पोर्शन को then में डाल दिया, then वाले पोर्शन को if में डाल दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, कन्वर्स बन गया। ठीक है।
समझिए आप। तो इस चीज को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे आगे में। तो चलिए गाइस अभी हम लोग आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या बोले, इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स कन्वर्स इट नॉट नेसेसरीली ट्रू। अगर मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी ट्रू रहेगा। मतलब अगर मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट मेरा ट्रू बनता है तो फिर उसका कन्वर्स मेरा फॉल्स भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू ही हो, वो आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल देंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोले, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन द डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो फिर उसका डायगोनल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर रहेगा। मतलब रोम्बस कैसा रहता है आपको पता है, इस टाइप का फिगर रहता है जिसके चारों के चारों साइड मेरे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। अगर मेरे रोम्बस के डायगोनल्स, मतलब ये मेरा डायगोनल्स है, तो हमको डायगोनल्स के बारे में पता है, रोम्बस के डायगोनल्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब इसके जो डायगोनल है वो मेरे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये मेजर सेम रहता है, ये मेजर सेम रहता है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर, मतलब इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो फिर उसके डायगोनल क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेंगे। अब उसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स क्या बोले, अगर मेरे कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो फिर वो फिगर मेरा क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, If a quadrilateral is rhombus, then the diagonals are perpendicular bisector of each other। ये if वाला पोर्शन क्या था, quadrilateral मेरा rhombus है, और उसका then वाला पोर्शन क्या था, तो फिर वो क्या रहेगा, diagonal perpendicular bisector रहेगा। उसको कन्वर्स किए तो फिर देखिए if वाला पोर्शन मेरा then वाला पोर्शन बन गया। मतलब if the diagonal of quadrilateral are perpendicular bisector ऑफ ईच अदर देन इट इज रोम्बस, तो फिर वो मेरा क्या होता है, रोम्बस होता है। अब ये देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, हमको पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो फिर वो हमेशा क्या रहेगा, मेरा रोम्बस ही रहने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कन्वर्स में ट्रू हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोले, इफ द नंबर इज प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। अगर मेरा कोई नंबर प्राइम नंबर है तो फिर वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अब आपको पता है अच्छे से कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए जो प्राइम नंबर है वो पहला प्राइम नंबर मेरा इवन नंबर होता है, और उसके बाद पूरे के पूरे प्राइम नंबर मेरे क्या रहते हैं, ऑड नंबर रहते हैं। अब यहाँ पे बोले कि हमारे जो प्राइम नंबर थे वो हमेशा क्या रहते हैं, या तो इवन रहेगा नहीं तो ऑड रहेगा। सही है बिल्कुल। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्स करूंगा, मतलब मेरे इसको उल्टा कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, इफ द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है, मतलब देन वाला पोर्शन अभी इफ में आ गया, देन इट इज प्राइम नंबर, तो फिर वो क्या होगा, प्राइम नंबर रहेगा। और मेरा इफ वाला पोर्शन कहाँ चला गया, देन में चला गया। अब बताइए स्टेटमेंट ट्रू है क्या? जरूरी है क्या मेरा हर एक इवन और ऑड नंबर प्राइम नंबर हो? अगर मैंने बोला 4 मेरा एक इवन नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर है क्या, वो 2 के टेबल में आ गया। मतलब मेरा जरूरी नहीं कि हर इवन या ऑड नंबर मेरा प्राइम नंबर हो। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कन्वर्स रहेगा वो हमेशा ट्रू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी वो ट्रू हो सकता है तो कभी वो फॉल्स हो सकता है। समझ गया? अब इसी चीज के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके बाद भी और थोड़ा सा टॉपिक है हमको जो कि हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट के बेस पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट गिवन है कि हमारे पास थ्योरम, पोस्टुलेट्स वगैरह क्या होता है, तो वो भी देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में जाना चाहते हैं तो स्किप करके जा सकते हैं, और अगर आपको वो कंसेप्ट भी देखना है तो इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए गाइस, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सियोम या पोस्टुलेट के बारे में। अब ये एक्सियोम या पोस्टुलेट क्या है? तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड थे जो कि ज्योमेट्री के एकदम अलग ही नज़र से देखते थे। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बताए थे जो कि एग्जैक्ट थे, बिल्कुल हर किसी को मानना था कि वो सही है, ना तो उसको प्रूफ करने की जरूरत है ना कुछ। ऐसे जो स्टेटमेंट्स उसको हम लोग क्या बोलने लगे, एक्सियोम या फिर पोस्टुलेट कहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोले एक्सियोम या पोस्टुलेट के बारे में। दिस आर ए सिंपल स्टेटमेंट विच वी एक्सेप्ट एज ट्रू एंड नीड नॉट बी प्रूफ। ऐसे स्टेटमेंट जो कि हम लोगों ने एकदम एक्सेप्ट कर ली कि ये ट्रू है, ना तो उसको प्रूफ करने की जरूरत है ना कुछ। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्सियोम और पोस्टुलेट। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियोम या पोस्टुलेट कहते हैं। अब किस टाइप के रहते हैं तो चलिए देखते हैं। सब यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट में से कितने लाइन जा सकते हैं? अब एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं, नो डाउट। इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या? तो ये हमारा एक एक्सियोम है। अगर मैंने बोला 2 पॉइंट में से एक ही लाइन जा सकता है, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत है। सबको पता है कि 2 पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है, तो ये भी क्या है, एक्सियोम है।
राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सभी के सभी राइट एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत क्या है, क्या नहीं है, सबको पता है कि अगर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, मतलब वो क्या रहेगा, मेरा कॉन्ग्रुएंट ही रहने वाला है। तो ऐसे कुछ बेसिक स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम में पोस्टुलेट कहते हैं। तो ये स्टार्ट किसने किए थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने किए थे, जिस वजह से उनके दिए हुए जो पोस्टुलेट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट कहते हैं। तो चलिए गाइस उसके बाद का टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा थ्योरम। ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट सम मोर प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली एंड दोज लॉजिकल प्रूफ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड थ्योरम। तो इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम लोग और भी कई सारे प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को लॉजिकली हमको सॉल्व करने के बाद मिलता है, तो वो प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। क्लियर है, मतलब हम लोग जो पोस्टुलेट्स के मदद से जो प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके निकालते हैं तो वो प्रॉपर्टीज ही हमारा क्या है, थ्योरम है। ओके, अब इसके बाद प्रूफ क्या होता है। अब प्रूफ क्या है, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूफ अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ। मतलब ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट जिसके थ्रू हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं, तो वो जो आर्गुमेंट्स रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। और प्रूफ दो टाइप के रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब डायरेक्ट प्रूफ मतलब क्या, तो डायरेक्ट प्रूफ मतलब ऐसे प्रूफ जिसको हम लोग डायरेक्टली बता देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करके हम लोग शो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। और इनडायरेक्ट प्रूफ कैसा है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ बोले तो ऐसे प्रूफ जिसको हम इनडायरेक्टली बताते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, तो जैसे मैंने अगर एग्जांपल दिया, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। अब ये क्या है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। अगर मेरे को इसका प्रूफ करना रहा तो फिर डायरेक्टली प्रूफ करेंगे, लेकिन अगर मैंने बोला इनडायरेक्टली प्रूफ करना रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इसको हम उल्टा सपोज करेंगे कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज चेक करेंगे और देखेंगे कि अरे ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, इसका मतलब मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता वो क्या है, गलत है, इसका मतलब उसका उल्टा होगा, मतलब क्या है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। ये तो मैंने एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर से लिया, ये हमको मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि ये थ्योरम प्रूफ वगैरह का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। थ्योरम बोले तो क्या है कि हम लोग जो पोस्टुलेट्स के मदद से कुछ प्रॉपर्टीज को लॉजिकली सॉल्व करके निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। और वो थ्योरम को जो सॉल्व करके निकालते हैं, मतलब जो लॉजिकली आर्गुमेंट्स होता है जिसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। और प्रूफ भी हमारे पास कितने टाइप्स के, दो टाइप के हैं, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। अब इसको उतना डिटेल में देखने की अभी गरज नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग अभी वही करने वाले हैं इसके बाद में, इस प्रैक्टिस सेट में तो नहीं, लेकिन इसके आगे में हम लोग यही प्रूफ ही करना रहेगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बिना देरी के हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जो कि काफी ज्यादा इजी प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हम लोग को, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। हमको हमारा स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में लिखना है, इफ देन फॉर्म में लिखना है। अब स्टेटमेंट क्या बोले, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब मेरा जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट एंगल्स क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। तो इसको हम इफ देन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल किसी कहते हैं जिसके चार साइड चार एंगल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर वो कोई भी फिगर हो चलेगा। अब हमको बोले अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होता है वो मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो फिर हम लोग उसको लिखेंगे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो फिर देन उसका क्या रहता है, अपोजिट एंगल क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर उसका अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितना इजी था। अब इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोले, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है तो फिर उसका डायगोनल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है then the diagonals are congruent, then the diagonals are congruent। कितना इजी है।
बिल्कुल इसी तरह से लिखना है जैसे हमने फर्स्ट किए थे, सेम उसी तरह से। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। मतलब यहाँ पे वो किसकी बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की कि अगर मेरा कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसके दो साइड्स का मेजर मेरा क्या रहता है, इक्वल रहता है, मतलब ये दोनों साइड मेरा क्या है, इक्वल है। अब बोले इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। मतलब इसके जो मेरे ऊपर के वर्टेक्स में से बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है, तो ये मेरा क्या रहता है, ये इसका मिड पॉइंट रहता है बेस का, यही बोले। अब क्या बोले उससे हमको उतना मतलब नहीं है, हमको मेन क्या बोले कि यहाँ पे इफ वाला पोर्शन क्या रहने वाला है, मेरा जो ट्राइंगल है वो मेरा क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो फिर हमारा जो बाकी का पोर्शन है वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे इफ द ट्राइंगल, अगर मेरा कोई ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल तो फिर मतलब देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स क्या है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस क्या बोले, इज परपेंडिकुलर टू द बेस, इज परपेंडिकुलर टू द बेस। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स का ही है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए बस यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, इफ देन का फॉर्मेट में हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें इफ पोर्शन कौन सा रहेगा और देन पोर्शन कौन सा रहेगा वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्लियर है? तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट का क्या लिखना है, कन्वर्स लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, The alternate angle formed by two parallel lines and their transversal are congruent। इसका मतलब क्या बोले कि अगर मेरे दो पैरेलल लाइंस है तो फिर उसमें जो ट्रांसवर्सल बनने के बाद जो दो अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे वो मेरे क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहता है। मतलब यहाँ पे मेरे को क्या बोले कि इफ मेरे दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो फिर ट्रांसवर्सल बनने के बाद जो अल्टरनेट एंगल का पेयर बनता है वो मेरे क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब इसको कन्वर्स लिखने बोले, हमको क्या बोले, राइट द कन्वर्स। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, अगर लाइन पैरेलल है तो फिर अल्टरनेट एंगल्स क्या रहेगी, कॉन्ग्रुएंट। अब उसका कन्वर्स, अगर अल्टरनेट एंगल का पेयर मेरा कॉन्ग्रुएंट तो फिर लाइन मेरा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे किस तरह से, इफ क्या लिखेंगे, इफ द अल्टरनेट एंगल, if the alternate angle क्या बोले, found by two lines and their transversal मतलब अगर मेरा अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है दो लाइन और उसके ट्रांसवर्सल से, तो फिर वो दोनों लाइन मेरे क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। देन दी लाइंस आर क्या रहेगा, मेरा पैरेलल रहेगा। तो फिर मेरा लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। बस यही लिखना है हमको। कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्स बना दिया। समझ गया ना किस तरह से किए। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, द अल्टरनेट एंगल फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब मेरे अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो फिर ट्रांसवर्सल बनने के बाद जो इसका अल्टरनेट एंगल के पेयर रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। उसका उल्टा क्या होगा, मतलब वो कन्वर्स लिखना था। अगर मेरा दो लाइंस और उसमें ट्रांसवर्सल बनने के बाद अल्टरनेट एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर मेरा लाइंस क्या रहेगा, वो दोनों पैरेलल रहेगा। तो बड़ा इजी था। उसी तरह से देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, देखिए हम लोगों को,
इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एंड सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब क्या बोले यहाँ पे हमें, अगर मेरे किसी दो लाइन में ट्रांसवर्सल बनने के बाद अगर इंटीरियर एंगल का सम मेरा सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम अगर मेरा सप्लीमेंट्री होता है तो फिर वो लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, यही बोले यहाँ पे। अब देखिए क्या गिवन था यहाँ पे, जैसे हमको गिवन था कि अगर लाइन पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट एंगल का पेयर क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पे उल्टा गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर मेरे दो लाइंस है, ठीक है, कोई भी दो लाइन, और उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल बना हुआ है तो फिर उसके इंटीरियर एंगल्स का पेयर का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोनों लाइन मेरे क्या रहते हैं, पैरेलल रहता है। उसका उल्टा क्या होगा कि अगर लाइन पैरेलल रहता है तो फिर इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। तो फिर हम लोग उस तरह से लिख देंगे कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन क्या रहेगा, उनका ट्रांसवर्सल बनने के बाद जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना रहने वाला है, 180 डिग्री रहने वाला। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ द टू पैरेलल लाइंस, इफ द टू पैरेलल लाइंस are intersected by transversal, intersected by transversal तो फिर मतलब देन इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म आर क्या रहेगा मेरा, सप्लीमेंट्री रहने वाला है। समझ गया किस तरह से हुआ कि अगर मेरे दो लाइंस पैरेलल है तो फिर उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल बनने के बाद जो मेरे इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो मेरा क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा। उसी तरह से देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोले हम लोगों को, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब मेरा अगर कोई फिगर रेक्टेंगल है तो फिर उसका डायगोनल्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो फिर उसका कन्वर्स हम कैसे लिखेंगे, अगर मेरा डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो फिगर मेरा क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर मेरा डायगोनल अगर कॉन्ग्रुएंट रहता है कोई तो भी क्वाड्रिलेटरल का तो फिर देन क्या रहेगा, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेरे क्या रहने वाला है, रेक्टेंगल रहेगा। देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। क्लियर है किस तरह से लिखे, बहुत ही ज्यादा इजी था ना। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। बस इतना सा ही प्रैक्टिस सेट था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ग्रामर का, इंग्लिश का हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए हम लोगों ने जो पहले जो टॉपिक देखे थे बिल्कुल उसी के बेस में है क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।